गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? ठीक है। आप पूरक पाठ्य पुस्तक पितान में से सिल्वर वेडिंग जो चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा, इसका पार्ट 4 शुरू होता है आपका। पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि यशोधर बाबू के दफ्तर में उसके साथियों के साथ उसका व्यवहार। दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा कि उनका पारिवारिक संबंध किस प्रकार रहा, उनका जो आरंभिक जीवन था किस प्रकार से किशनदा की छत्रछाया में पला बढ़ा। और तीसरे पार्ट में अब आप पढ़ रहे थे कि सिल्वर वेडिंग जो उसके घर पे मनाई गई उनके बच्चों द्वारा, उसमें वे शरीक होने की बजाय अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे नहीं चाहते कि ये इस तरह के आडंबर दिखावा किए जाएं, क्योंकि वे मानते हैं कि जब घर में मान सम्मान आदर नहीं होता है तो किसी प्रकार का भी ओकेजन जो होता है, त्यौहार जो होता है, उत्सव जो होता है, वो दिल को ठेस पहुंचाने वाला होता है। तो पीछे आपने अभी तक ये जाना कि किस प्रकार से अपने परिवार में यशोधर बाबू अपने आप को कटा हुआ सा महसूस करते हैं, और आज उसके घर में जो सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है उसके बारे में कितना उत्सव था, बाहर से कितने लोग अनजान आए हुए थे, फिर भी यशोधर बाबू उन सब से मिलने की बजाय अपने आप को एक कोने में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ आकर के आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई। जैसे ही 8 बजे उनका घर में प्रवेश हुआ तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, उनको फटकारा कि बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। अर्थात अपने पापा को उन्होंने कहा कि आज सिल्वर वेडिंग के दिन भी आप 8:30 घर पहुंचे हैं। मेरे बॉस, मेरे जो मालिक थे, वो आपके राह देख रहे थे। हम लोगों की यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मिली सी हंसती। ठीक है, उसने उनका उत्तर दिया कि हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार महीने के का कमाने लगा है तब से। यह टिप्पणी थी चंदर दत्त तिवारी की, जो इस साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। ठीक है, उसके भांजे ने उनके ऊपर कटाक्ष कहा कि आपका बड़ा बेटा जो 1.5 महीना तनख्वाह के ऊपर कार्य कर रहा है तब से ये मनाने लगे हैं। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनको यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण की गैर सरकारी नौकरी समझ में न आता हो, तथापि यह बखूबी समझते हैं कि इस छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा पाना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो इस गद्यांश में आप देख रहे हैं कि भी किस प्रकार से बहुत सी शिकायतें अपने बेटों से होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा लगता है कि
उनके बेटे नौकरी कर रहे हैं और छोटी सी उम्र में ही उन्हें 1,500 रुपये महीना जो अलाउंस साथ में जुड़ करके और दूसरे भी भत्ते उन्हें मिलते हैं, कोई मामूली बात नहीं लग रही। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने इसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं कि आज के ज़माने में जो गैस चूल्हा जो होता है बेटा एक सम्मान का प्रतीक मानने जाने लगा है और वो घर पे नहीं होने पर एक लोग जो उसको चपरासी की श्रेणी में गिनने लगते हैं। वो मानते हैं फिर भी वो इनको उचित नहीं समझते। इसी तरह फ्रीज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं अगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। तो बेटा देखना कि किस प्रकार से गैस के चूल्हे पे बनी हुई रोटी को भी फ्रिज में रखी हुई वस्तु को भी वे उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, फ्रिज के बारे में भी उनका जो विचार है वो कहते हैं कि इसमें बासी खाना ही रखा जा सकता है जो सेहत के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं लग रहा है उसको। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ प्रॉपर ही लगी। ठीक है, किसी भी तरह से ठीक नहीं लग रही थी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, अपने आप कोई अनाथ, उसके माता पिता छोटी उम्र में ही चल बसे थे बेटा, अपनी बुआ के पास पला बढ़ा था, इसलिए वो अनाथ अपने आप को मानता है कि उसके जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। जिसने अपना विवाह तो कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के। उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। उस समय के बारे में बताया जब उनकी शादी के लिए उन्हें 2-4 हज़ार रुपये का कर्जा लिया था बैंक से, और आज उनकी 25वीं जो वर्षगांठ है विवाह की, उस पर केक, 4 तरह की मिठाई, किस तरह का जो आयोजन किया गया है उसके बारे में है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है वह। इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं कि ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। अर्थात पत्नी इस चीज़ का विरोध करती है जब वह उसको अपने साले के बारे में कहता है कि उसने उसके बेटे को बिगाड़ दिया है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उन्होंने
मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर यशोधर बाबू होम मिनिस्ट्री सन्स फादर्स कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर पल यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। अर्थात उनको उन सभी का जवाब वो एक शहरी टाइप में आधुनिक तरीके से देने की कोशिश भी करते हैं। किशनदास कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर चीज़ की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। अर्थात अपनी बातें भी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी रीति रिवाज भी नहीं छोड़ना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। अर्थात हमें पाश्चात्य संस्कृति को थोड़ी बहुत तो अपना लेना चाहिए, पहनावे में बदलाव तो आ जाना चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को भी नहीं भूलना चाहिए, ये दिखाया है इसमें। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। अर्थात यहाँ घरवाली क्योंकि पुराने ज़माने की थी तो उसने उसे अपने बच्चों के साथ में अपने बच्चों के सामने अपने पति के साथ आने में थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। यशोधर बाबू के केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, छोटी हरकत, ठीक है, बचकानी होता है छोटी हरकत, छोटी बातें। बेटी उन्हें लगभग खींचकर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, अर्थात मैं इन सभी चीज़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन एनीवे फिर भी उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। यहाँ पर जो सिल्वर वेडिंग की पार्टी हुई बेटा, उसमें यशोधर बाबू ने केक नहीं खाया और उनका केक के बारे में जो धारणा थी वो ये थी कि उसमें अंडा होता है। और यहाँ तक कि उनके बच्चों ने याद भी दिलाया है कि आप थोड़े समय तक तो मांस तक भी खा लेते थे, अब टुकड़ा ये जो केक का टुकड़ा खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसी प्रकार लड्डू खाने से भी वे मना करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि मैंने शाम की आरती नहीं की है, संध्या तक नहीं की है। तब बच्चों ने, भूषण ने यहाँ तक भी कह दिया कि आप संध्या कीजिए और हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटीज, अर्थात फॉर्मेलिटीज मत कीजिए, खाना पूर्ति नहीं करना, प्लीज आप जो हैं इसका आनंद उठाइए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई। ये कह करके वे पूजा घर में चले गए। इतनी ही देर में ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, अर्थात वो मेहमानों के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झाँकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। अर्थात उसे सचेत भी किया बीच में, लेकिन वो लगातार जो है ज़्यादा समय तक उस दिन उन्होंने पूजा पाठ की। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। अर्थात वे सिल्वर वेडिंग की पार्टी में आए हुए मेहमानों से नहीं मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने आप को अलग महसूस करते हैं और एक दिखावा कहें या एक बहाना बनाएं, कहें कि उन्होंने
संध्या की आरती करने के बाद भी उस दिन ध्यान लगा करके बैठने के लिए अपने आप को रोके रखा। यशोधर बाबू किशनदास से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, अमीर हो गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ, जो हुआ होगा। यहाँ पर जो वाक्य कहा गया है, जिस प्रकार से जो हुआ होगा, ठीक है, पता नहीं उसके बारे में कैसे हुआ। तो ये यशोधर किशनदा की मृत्यु पर जब उनके एक साथी से पूछा गया, ठीक है, एक बिरादरी के लोगों से पूछा गया, तब उन्होंने ये जवाब दिया था। तब वे ध्यानमग्न होते, तब उन्हें किशनदा से ये प्रश्न किया था कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी। तब किशनदा ने यही जवाब दिया था कि सभी की मृत्यु ऐसे ही होती है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। उसने जो उनके सामने, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों के सामने आ रहा था जब वे पद्मासन साधकर ध्यान में बैठे हुए थे, तब उसने यशोधर बाबू ने उससे पूछने की कोशिश की थी। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार करने पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय चाय पीते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं भी उसके बारे में उठाते थे। तो बेटा यहाँ तक ये पढ़ा आपने, और इसमें जो कुछ प्रश्न निकल के आ रहे हैं बेटा, उन प्रश्नों को आपको रफ कॉपी में नोट करना है। पहले प्रश्न जो नोट करना है वो है आपका बेटा पहला, किशनदा के प्रति यशोधर बाबू के अत्यधिक आकर्षण का क्या कारण था। किशनदा के प्रति यशोधर बाबू अत्यधिक आकर्षण क्यों रखते थे। अगला प्रश्न है, दफ्तर से छुट्टी के बाद यशोधर बाबू कहाँ कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। दफ्तर से छुट्टी के बाद यशोधर बाबू कहाँ कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। और अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग की पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा। ठीक है, जो आज पढ़ा है आपने, इस आधार पर देखिए कि सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी थी, यशोधर बाबू पूरी रूप से सम्मिलित नहीं हुए, तो उसका व्यवहार आपको कैसा लगा। ठीक है बेटा, ओके, ये 3 प्रश्न नोट करने हैं आपको। ओके बेटा।